एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टूटे हुए हिनात्सुकी डोर्म में देखते हैं, जहां एक ट्रेल गार्डियन का मेंबर आता है और फूल रखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें विला में दिखाया जाता है जहां मयूरा कहती है तुम दोनों शादी के लिए मान गए, तो रोकरो और बेनियो मना कर देते हैं। तो मयूरा कहती है तो तुम एक साथ क्यों रह रहे हो। तो ये दोनों कहते हैं कि चीफ एक्सॉर्सिस्ट ने हमें मजबूर किया। तो मयूरा एक्सॉर्सिस्ट करके चौंकती है और रोकरो से कहती है मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, पर तुम दोबारा एक्सॉर्सिस्ट बन किगारे से लड़ने की तो नहीं सोच रहे। आगे कहती है कहीं तुम पहले से लड़ना शुरू तो नहीं कर चुके हो। रोकरो कुछ नहीं कह पाता, तो मयूरा कहने लगती है कि क्यों, इतनी दर्द सहने के बाद तुमने कहा था तुम अब और लड़ना नहीं चाहते। मैं तुम्हें दोबारा वैसे नहीं देख सकती। तुम अब भी बच्चे हो, तो तुम बड़े लोगों पर क्यों नहीं छोड़ सकते। तो बेनियो कहती है ये सच है कि इसके एक्सॉर्सिस्ट रहने से खतरा है, लेकिन इसका काम लोगों की जान बचाता है जब वो सीरियस होता है। तो मयूरा रेस्टोरेंट वाली बात को याद करती है और सोचती है कि तब वो रोकरो की बात कर रही थी। फिर बेनियो और मयूरा के बीच बहस होने लगती है एक्सॉर्सिस्ट बनने पर, और ये दोनों रोकरो की बात भी नहीं सुनते हैं। कहते हैं कि तुम चुप रहो, हम जरूरी बात कर रहे हैं। इन दोनों की बहस से रोकरो के ऊपर तीर की बरसात होने लगती है। अंत में ये दोनों रोकरो से कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। तो रोकरो कहता है मैं हर समय सोचा कि मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर मेरी शक्ति लोगों को बचाती है तो मैं लड़ूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। तो मयूरा ठीक है, जो चाहे करो करके वहां से चली जाती है। फिर हम मयूरा को जाते हुए देखते हैं, जो जाते हुए कहती है कि तुम ये कभी नहीं जानते कि मैं कैसा महसूस करती हूँ, और पास्ट की बात याद करती है जहाँ रोकरो रोते हुए कह रहा होता है कि वो सब मारे गए मेरी वजह से। मयूरा ये बात याद करते हुए जा रही होती है कि एक किगारे उसकी पीछा कर रही होती है। फिर हम विला में देखते हैं जहाँ ये दोनों बैठे ही होते हैं कि किनाको बेनियो के लिए लंच ला रहा होता है कि डोर के पास मयूरा के चार्म को देखकर ये क्या है करके इनके पास लाता है। तो रोकरो उसे देखकर कहता है कि ये मयूरा का गुड लक चार्म है। तो बेनियो उसे देखकर कहती है तुम्हें इसे जल्द उसे वापस देना होगा। ये चार्म बनाया गया है केगारे को दूर रखने के लिए और उनके स्पेल पावर को बचाने के लिए। आगे कहती है केगारे का हमला करने का कारण इंसानों के स्पेल पावर का इस्तेमाल करके और ताकतवर होना है। अगर ये चार्म उसे छुपा रहा था तो मयूरा के पास काफी ज्यादा स्पेल पावर होनी चाहिए। रोकरो चौंक कर मयूरा के बारे में सोच रहा होता है कि किनाको इन्हें बताता है केगारे के बारे में। तो ये दोनों चौंक जाते हैं, तो रोकरो तेजी से जाने लगता है। इधर मयूरा जा ही रही होती है कि केगारे उसका हाथ पकड़ लेता है। पहले तो मयूरा नहीं देख पाती, लेकिन माहौल बदलते ही वो देखकर चौंक जाती है। वो केगारे उसे मगानों में ले जाती है। फिर हम मगानों में देखते हैं जहां मयूरा उस जगह से डर रही होती है। वो केगारे अपना रूप बदल लेती है, तो मयूरा और ज्यादा डरने लगती है। वो केगारे मयूरा को अपने टेंटिकल की सहारे से उठा लेता है। मयूरा ये देखकर मदद के लिए कहने लगती है। वो केगारे उसे खाने ही वाला होता है कि रोकरो आ जाता है और उस केगारे पर हमला कर मयूरा को छुड़ा लेता है और आगे उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो हाँ कहती है। आगे कहती है कि क्या तुम मुझे बचाने आए हो। तो रोकरो हाँ कहता है। ये सुनकर वो सोचती है कि अगर तुम ऐसे ही हीरोइक चीजें करते रहे तो मैं तुम्हें लड़ने से कैसे रोकूंगी, और बेहोश हो जाती है। तो रोकरो उसे वहीं नीचे लेटा देता है और उस किगारे पर गुस्सा होने लगता है। तभी वहाँ बेनियो आ जाती है और उसे पीछे रहने कहती है कि मैं इस किगारे को हराऊंगी। तो रोकरो उसे कहता है बिल्कुल नहीं, इसे मैं कुचलूंगा। फिर हम उस किगारे के पीछे एक मिस्टीरियस लड़के को देखते हैं जिसे हम पहले के एपिसोड में भी देख चुके हैं, जो इन्हें देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम शेक डोर्मा के बाहर देखते हैं जहां जीत सामा और ग्रेनी मार्केट से आ रहे होते हैं। जहां ग्रेनी कह रही होती है कि अरीमा सामा ने रोकरो और बेनियो सामा के साथ ठीक नहीं किया, वो चीजें को और बिगाड़ रहे हैं। फिर वे लोग डोर्म में आ जाते हैं और आशीषी को गिरा देखकर चौंक जाते हैं और उसके पास आकर कहते हैं क्या बात है। और एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिसे देखे थे उसे देखकर जीत सामा चौंक कर उसका नाम सेइगेन लेता है। शिनासुके उसका मसाज कर रहा होता है। सेइगेन जिस सामा से कहता है अच्छे लग रहे हो, देखकर अच्छा लगा कि तुम अब तक हवा नहीं हुए हो। ग्रेनी उससे से कहती है तुम्हें यहाँ क्या काम है जो आए हो। तो सेइगेन कहता है क्योटो की पुरानी बुढ़िया, काफी समय हो गया है। और आगे कहता है मैंने सुना है हाल ही में कोई अपनी ताकत का बहुत इस्तेमाल कर रहा है।
तो उसे सबक सिखाने आया हूँ किसी कारण। और दूसरा, एक केगारे करप्शन फिर से हुआ है। शिनासुके और रेगियो केगारे करप्शन क्या है करके कह रहे होते हैं, पर जिस समय सेगिन से कहता है तो एक्सॉर्सिस्ट यूनियन ने भी नोटिस किया, तो सेगिन कहता है बिल्कुल हमने किया। अब हम अगले 2 साल के लिए ब्रेक लगा रहे हैं और जो कहना था वो मैंने कह दिया है, तो मुझे निकलना चाहिए करके मगानो गेट खोलने लगता है। जिस समय क्या तुम कह ही रहा होता है कि वो कहता है हाँ मैं बेवकूफ़ों की गंदगी साफ करने आया हूँ, और वहां से चला जाता है। फिर हम मगानो में देखते हैं जहाँ किनाको कहता है बेनियो सामा लड़की को मुझ पर छोड़ दो और उस केगारे की बैंड बजा दो। तो बेनियो केगारे पर हमला करती है, रोकरो भी हमला करता है, पर वो केगारे पर कुछ असर नहीं होता। ये लोग बात करने लगते हैं कि ये केगारे पहले वालों से काफ़ी ताकतवर है। तभी वहां सेइगेन उस पर हमला कर देता है, उस केगारे को हरा देता है। बेनियो तारीफ करती है, सेइगेन मयूरा के पास आ जाता है तो किनाको डर से पीछे हो जाता है और सेइगेन के रोकरो की तरफ देखने पर वो भी डरने लगता है। सेइगेन कहता है तो तुम दोबारा मिल गए, बर्बादी। फिर हम सेइक डोरमा में देखते हैं, ये लोग बात कर रहे होते हैं। आसुसी पूछता है कि आखिर वो कौन था, तो जिस समय कहते हैं उसका नाम आमावाका सेइगेन है। वो एक सार्सिस जिसे एक बार इस शहर में बुलाया गया था, और वो मेरा सन इन लॉ है और मयूरा का पिता भी। वो सच में बहुत ताकतवर है, सेइगेन 12 गार्डियन में से एक है। तो आसुसी कहता है वो भी उसी लेवल का है जिससे हम उस दिन मिले थे। तो रेगियो किसके जैसा कहता है, तो शिनासुके सिमोन के बारे में बताता है, जब तुम हॉस्पिटल में थे तब हम उसे मगानो में मिले थे। आसुसी कहता है यार काश तुम उसे देखा होता। तो रेगियो कहता है मैं 12 गार्डियन से ज़्यादा उनकी ताकत के बारे में जानना पसंद करूंगा। आगे कहता है सेगिन सान ने ही तो मुझे और रोकुरो को लड़ना सिखाया था, वो हमारे एक्सॉर्सिस्ट मास्टर थे। फिर हम मगानो में देखते हैं जहां सेगिन कहता है हे बच्चे क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो या नहीं। तो रोकुरो चापलूसी करते हुए कहता है आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, आप हमेशा की तरह जवान लग रहे हो मास्टर। तो सेइगेन उसके मुंह पकड़कर कहता है फालतू बोलोगे तो मैं तुम्हारी अच्छी खबर लूंगा। बेनियो देखकर चौंक रही होती है। सेइगेन कहता है अरिमा ने मुझे सब बता दिया है, तुम इस हाथ की ताकत को बांट रहे हो, तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम दोबारा एक्सॉर्सिस्ट बनोगे। तो रोकरो कहता है मैं जानता हूँ मेरे पास अब किसी चीज़ के लिए लड़ने का हक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ लोगों को चोट पहुंचते नहीं देख सकता। अगर ये हाथ लोगों को बचा सकता है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तो सेगन उसे दूर फेंक देता है और उसे फालतू बात नहीं कहने कहता है। तो रोकरो मैं फालतू बात नहीं कर रहा हूँ कहता है, और आगे कहता है कि 2 साल पहले सब राख में बदल गया। तो सेगन उसे अपने साथ लड़कर साबित करने के लिए कहता है कि दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो, मुझे अपना दुश्मन समझकर हमला करना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर किनाको कहता है मुझे उस लड़के की परवाह नहीं। फिर हम सेइक डोरमा में देखते हैं जहां जिस सामा कहते हैं कि शायद मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, जब लोग एक दूसरे से ज़्यादा नफरत करते हैं तो उनका शरीर और दिमाग डीमन में बदल जाता है। इसी तरह ज़्यादा स्पेल पावर रखने वाले इंसान कभी कभार केगारे में बदल जाते हैं, उन्हें केगारे करप्शन कहते हैं। केगारे करप्शन का पहला केस 2 साल पहले सामने आया था। तो रेगियो कहता है ये मत कहना कि, तो जिस समय कहता है कि हिनासुकी का हादसा, तो ग्रेनी भी चौंकने लगती है, कहती है इससे रोकरो का क्या। जिस समय कहने लगते हैं कि क्या तुम नहीं जानती रोकरो हिनासुकी हादसे में बच गया था, तो ग्रेनी के हाथ से चाय का कप गिर जाता है, कहती है ये नहीं हो सकता। फिर हम मगानों में देखते हैं यहाँ दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सेगेन एयर फिशर बुलेट का यूज करने लगता है, को देखकर कहता है ये तो वही मुंह है जो रोकरो यूज करता है। बेनियो भी चौंकती है, कहती है लेकिन इसकी स्पेल पावर कई गुना ज्यादा है। रोकरो भी हमला करता है पर सेइगेन उसे रोक देता है। तो रोकरो अपने हाथ से हमला करता है लेकिन सेइगेन उसे भी रोक देता है और उसका ब्लैक तालिस्मान भी छीन लेता है। कहता है तुम्हारे पंच में मुझे मारने का कोई इरादा नहीं, लगता है तुम बस एक कचरा ही हो, और तालिस्मान को अपने पास रख लेता है। रोकरो चौंक कर उसे वापस मांगता है पर सेइगेन उसे किक मारता है। बेनियो भी चौंक जाती है। सेइगेन कहता है तुम्हारा ये हाथ लोगों को बचाने के लिए नहीं, ये उनका हाथ दूर करने के लिए है जो मदद चाहते हैं। क्या तुम भूल गए तुमने क्या किया था हिनात्सुकी में, याद है। हिनात्सुकी का नाम बेनियो भी चौंकने लगती है और पूछने लगती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो सेइगेन कहता है हस्बैंड और वाइफ के बीच कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका दाहिना हाथ खून से रगा हुआ है। रोकरो रोक ही रहा होता है
पर सेइगन कहता है कि मैं नहीं जानता कि अरीमा ने तुम्हें क्यों नहीं बताया, लेकिन उस लड़की को जानने का हक है। फिर हम सेइक डोरमन में देखते हैं। रेगियो ग्रेनी से पूछता है क्या बेनियो सामा और हिनात्सुकी डोर्म का कोई संबंध है, तो ग्रेनी कहती है बेनियो सामा की फैमिली को केगारे ने मार दिया था। वो 4 लोगों की फैमिली थी, उनके पिता, उनकी माँ और उनका जुड़वा भाई। उनके पेरेंट के मरने के बाद बेनियो सामा वारिस होने के नाते आडासिनो हाउस में रही। उनका भाई यूटो सामा को इजिका फैमिली ने अडॉप्ट किया। तो रेगियो कहता है कि इसका मतलब इजिका यूटो, तो ग्रेनी कहती है हाँ, तो ग्रेनी हाँ कहती है कि इजिटा यूको बेनियो सामा का भाई था जो हिनात्सुकी डोर्म में थे। फिर हम मगानो में देखते हैं जहां सेइगन कहता है 2 साल पहले बहुत से एक्सॉर्सिस्ट ट्रेनी का घर हिनात्सुकी डोर्म में था। उन पर मगानो से कई केगारे ने हमला किया और सारे ट्रेनी मारे गए। यही बात हिनात्सुकी के बारे में सबको पता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। 2 साल पहले उस दिन रात को वो हादसा हुआ था। कोई एक केगारे भी मगानो से नहीं आया था। तो ऐसा क्या हुआ कि सारे एक्सॉर्सिस्ट ट्रेनी बच्चे मारे गए? बात साफ है, अकेला बचने वाला एनमाडो रोकरो सारे ट्रेनी को खुद मार दिया। तो बेनियो उससे से पूछने लगती है क्या उसने जो कहा वो सच है। बस वहाँ खड़े मत रहो, कुछ तो कहो। और आगे गुस्से से कहती है जवाब दो एनमाडो रोकरो।